डॉक्टर विजय कुमार पंडित और उनके सभी कोऑर्डिनेटर, विनोद कुमार जिन्होंने अपने साथ में अभी अपना वक्तव्य किया, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भाई और बहनों, पहले आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना, बहुत करीब से मैं 1982 से देखता हूं। कि भैया नीचे जाओ। और उस सरकार के जमीन पर जितने भी, वो जमीन हमारे नाम पर होनी चाहिए, इसलिए वो पहला सबसे बड़ी रैली थी। 1 लाख 1.25 लाख की वो रैली होगी। जिनके पास जमीन नहीं थी वो गरीब थे, मजदूर थे। बारिश जब होती है तो खेती बाड़ी चलती है, बारिश जब बंद होती है तो खेती बाड़ी होती नहीं। तो गांव का जो मजदूर है उसको बारिश बंद होने के बाद शहरों में या दूसरी जगह अपना गांव छोड़ के रोजी रोटी के लिए वो भागता है, और इसलिए उनकी बच्चों की पढ़ाई जो है उस पर असर होता है। तो उस वक्त आग्रह किया था सरकार से कि भी आप इनके अगर जमीन इनके नाम पर हो गई तो दूसरों के खेती बाड़ी करने के, दूसरों के खेती पर मजदूरी करने के बाद ये अपने खेती भी बोना शुरुआत करेगा, और अपनी खेती बोने के बाद इसके पास 2 पैसा और आएगा, और इसका माइग्रेशन जो है वो माइग्रेशन पूरी तरह से नहीं लेकिन आधी तरह से रुकेगा। ऐसा एक पहला आंदोलन वहां पर था। उसके बाद में कई आंदोलन हुए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 विभाग में अलग अलग स्टेट हो गए। माइक पर चिल्लाते हैं, माइक पर आएंगे तो हम लोग एट्रोसिटी की बात करेंगे, लेकिन जिस गांव में एट्रोसिटी हुआ है, जिस परिवार पे एट्रोसिटी हुआ है, मैं सीधे आप लोगों से पूछता हूं, यहां जो बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने ऐसे एट्रोसिटी हुए परिवार को जाके मिले हैं? हाथ ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही लोगों। 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों में से 8 ही लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की, ऐसा मैं कहता हूं। कि उनका महसूस हुआ, उन्होंने महसूस किया कि अत्याचार हुआ है, और उस अत्याचार पीड़ित परिवार जो है उसके दुख और दर्द में मैं सहयोगी हो जाऊं। जबानी सहयोगी होना अलग बात है, जबानी सहयोगी होना अलग बात है, लेकिन उस परिवार से जाके मिलना, उसके दुख दर्द को समझना और उनको मदद करना,
ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात होती। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हम अपने आप को पॉलिटिकल कार्यकर्ता कैसे कहते हैं? ये एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी हमारी है। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी हमारी है कि हम उस परिवार को जाके मिले, उनको लफ्जों के साथ या कुछ आर्थिक मदद के साथ हम लोग उनके दुख और दर्द में शामिल होते हैं, तो उस परिवार का हौसला जो है वो बढ़ता है। अब यही जिस पर अत्याचार होता है, हम लोग कहते हैं कि उसका कन्विक्शन रेट जो है, जो अत्याचार करता है उसको पूरी तरह से छूट मिलती है। बात सही है, मैं गलत नहीं कह रहा, और जिन्होंने कहा वो भी गलत नहीं है। लेकिन उस परिवार के पीछे अगर मूवमेंट के लोग खड़े ही नहीं हैं, अगर मूवमेंट उस परिवार के पीछे अगर खड़ी नहीं है, तो उस परिवार में हौसला कैसा है? उस परिवार में हौसला कैसे आएगा कि हम लोग ने लड़ना चाहिए, जो अत्याचार हुआ है उसका मैं कोर्ट में जाके बयान करूं, पुलिस में जाके बयान करूं? एक तौर तरीका होता है काम करने का। वो आंध्रा से सिंदूर के इंसिडेंट में मुझे दिखा, करम चेरू के इंसिडेंट में देखा, उसके बाद में मुझे दिखाई दी। मैं जहां तक जानता हूं, करम चेरू और सिंदूर के इंसिडेंट में करीब करीब मैं खुद 40-42 जुलूस में शामिल हुआ। विद्यार्थी था वो लड़ रहा था, महिला थी वो लड़ रही थी, अधिकारी था वो लड़ रहा था, और जब कभी बुलाया तो मैं आता था उनके साथ। आज दिखाई नहीं देता, वो जोश ही दिखाई नहीं देता। वहां लड़ने की इच्छा थी। जिसने अत्याचार किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये उनकी मांग होती है, और उसके पीछे वो लगते थे। वकीलों का होता था, डॉक्टरों का होता था। कई वकील सामने आके कहते थे कि नहीं, हम लोग ये केस पूरे लड़ने के लिए तैयार हैं, आप इसकी चिंता ना करो। एक तरीके से मैं समाज के लिए कुछ करना चाह रहा हूं, ये भावना थी, ये उसका मकसद था। आज भी वो मकसद है, नहीं ऐसा नहीं है। वो आज भी भावना वैसी की वैसी बरकरार है, वो मकसद भी आज मौजूद है। लेकिन उसको जो एक सिस्टम देना चाहिए, वो सिस्टम हमको दे नहीं है। 84, 85, 86 का जो काल है और 2022 का काल जो है, वो दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। अब इस दोनों अलग अलग काल में हम लोग अपने में बदलाव लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। मैं उदाहरण के तौर से आपसे कहता हूं, कितने % लोग यहां पर बैठे हैं वो ये समझते हैं कि मुस्लिम समाज जो है वो इस देश का दुश्मन है,
आप सभी की भावना वही है, क्योंकि आरएसएस प्रचार करता है। समाज है, सब कुछ गलत करता है और उसको लिए उसको कैदी बनाना चाहिए। जो आरएसएस प्रचार करता है वो आपकी भावना बन गई। ये यहाँ पर मुसलमानों ने आप पर अत्याचार किया। మార్చలేదు మన బ్రతుకును భూమిలో ఏ దేవుడు మన చీకటి పల్లెల్లో సూర్యుడు मुसलमानों ने आपका बजट कभी भगाया, खा लिया तो नहीं। फिर हम मुसलमानों के खिलाफ क्यों? यही जो है, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है, वो अम्बेडकरवादी है ही नहीं। वो सिर्फ नाम का अम्बेडकरवादी है, विचारों का अम्बेडकरवादी है ही नहीं, क्योंकि वो सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं हासिल क्या करना चाह रहा हूं इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। हम लोग एक बात सीधी कहते हैं कि महात्मा गांधी बाबा साहब की लड़ाई हुई, अब ये किसको नहीं? बात सही है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उस वक्त बाबा साहब को साथ किसने दिया? बताइए किसने साथ दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? किसने साथ? किसने साथ? वो यही है कि हम लोग मूवमेंट के बारे में अनपढ़ है। दो चार कविता यहां की वहां की कर दी, और रामदास अठौले की तरह अपना तकरीर कर दी, तो हमको लगता है कि हम लोग बाबा साहब के हो, विचारों के हो गए। सबसे बड़ा अम्बेडकरवादियों का अगर दुश्मन कौन है तो अज्ञानी जो है वही सबसे बड़ा दुश्मन। अज्ञान यही सबसे बड़ा दुश्मन है। और अज्ञान होने की वजह से क्या सही है क्या गलत है ये हम समझ ही नहीं पा रहे। जब इस बात की हम लोग को जानकारी नहीं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जिन्ना के पास गए थे और उन्होंने ये कहा कि तुम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साथ मत दो, तो मुसलमानों की सब बातें जो है मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिन्ना ने कहा कि मैं मुसलमान हूं। इससे कहा मुसलमान का मतलब यह है कि मैं अपने ईमान के साथ ईमानदारी रखूं, और मेरा ईमान ये करता है कि जुल्म जिस पे होता है वो मेरा मित्र है और उसको सुरक्षिता देना ये मेरा कर्तव्य है। जिन्ना ने महात्मा गांधी की बात नहीं कही और बाबा साहब को उन्होंने साथ। अब इस बात की अगर जब हमको जानकारी नहीं थी, इस बात की जब हमको जानकारी नहीं है तो हम अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं? यहां का आरएसएस सवर्ण है,
या मुझे एक बताओ, आप सब सूर्यदास वाले बैठे हो, ये मैं मान के चलता हूं, बराबर है, कुछ ओबीसी में से होंगे, कुछ माइनॉरिटी में से भी, लेकिन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी को मैं छोड़ता हूं उसमें से। ये जो एससी बीसी के जो लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूं, आपके दादा परदादा परदादा के परदादा परदादा के परदादा कभी राजा महाराजाओं के यहाँ चौकीदार थे? उसके मंदिर मदन में छोड़ दीजिए, उसके दरबार थे। अगर होंगे तो बताओ कि हम दरबार थे वहां पर। उस वक्त की जो राजाशाही चली थी, ना आप चौकीदार थे, ना आप वहां के चौकदार भी थे। जो राजा के पीछे हिल के चलता, वो भी आप नहीं थे। तो यहां के सत्ता से आपका कोई मतलब ही नहीं था। राजा के सत्ता में जो था वो सवर्ण था, और ज्यादा करके यहां के राज सत्ता जो थी वो मुसलमानों की राज सत्ता थी। 60-70 तक का मुसलमानों का राज था, बाकी के हिंदुओं का राज था। वहां ये सवर्ण हिंदू जो है, वहां के मुलायम से आरएसएस आपकी है या सवर्ण हिंदुओं? तो वो तो ये प्रचार करेगी ही, ये मुसलमानों ने जो है हमको गुलाम बनाया था, अब हमको मुसलमानों को गुलाम बनाना। आप लोगों का उससे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो कहते थे मुसलमान बहुत बदमाश है, और मुसलमान का मौलवी भी जो है वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि यह इस देश के नए राजनीति में, स्वतंत्र भारत में, क्या मुसलमानों का जो हिमायती हो सकता है वो बीसी हो सकता है, या एससी हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, ये मुसलमानों का मौलवी भी बताने के लिए तैयार है। दोनों ही तरफ अज्ञानी होने की वजह से आरएसएस का फायदा हो रहा है, तो हम लोग जो है वो नुकसान है। आप भी वंचित हो, मुसलमान भी वंचित है, बीसी भी वंचित है। फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, और हर अंबेडकरवादी कहता है कि मैं क्रांतिकारी हूं। उसके नीचे उसका कोई लक्ष्य है ही नहीं। तो मैं उनसे पूछता हूं, भैया तुम क्रांतिकारी हो, इसका मतलब क्या है, ये तो मुझे समझा। करमचेड़ू का इंसिडेंट हुआ तो यहां की जो एमएल ग्रुप था उसमें फूट हो गई। उसमें दो ग्रुप हो गए, जात के सवाल पर ही वहां पर दो इश्यू हो गए। एक ग्रुप वहां से बाहर निकला और ये कहने लगा कि ये जो एमएल का ग्रुप है इसमें भी जातिवादी की लीडरशिप आ चुकी है, इसलिए हम लोग बाहर है, और उन्होंने वहां से निकल गए। मैं आप लोगों से पूछता हूं,
आप लोग अपने जात से बाहर निकलेंगे? मुझे सवाल वो जवाब नहीं चाहिए, आप अपने आप को जवाब दो। अपने आप से ये पूछो कि मैं अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता हूं, मैं अपने आप को क्रांतिवादी कहता हूं, तो क्या मैं अपने जात से बाहर निकला हूं? निकले हो तो क्रांतिकारी है, निकले हैं तो अम्बेडकरवादी है, अगर नहीं निकले हो तो आप मनुवादी है। जबानी क्रांतिकारी हो लेकिन पूरे शरीर से मनुवादी हो, ऐसी एक वस्तु। अगर आप मनुवादी हो तो फिर आप किस जबान से, किस मुंह से कहते हो कि मनुवाद यहां से हटना चाहिए, निकलना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए? करनी और कहना, इसका अंतर जो है ये पूरे अम्बेडकरी कार्यकर्ताओं में है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए दो दुगली जिंदगी आप जो जी रहे हो, ये जो दुगली जिंदगी आप जी रहे हो, ये दुगली जिंदगी आपका पूरी तरह से नुकसान कर रही है अपने देश में। बाबा साहब के वक्त पढ़े लिखे थे ही नहीं। आज जितने हमारे पास साधन, उस वक्त उतने भी साधन नहीं थे। लेकिन उस वक्त का जो समाज था उसके दिमाग में यह था कि मुझे किसी भी हालत से यहां परिवर्तन लाना है, और उसने अपने आप में परिवर्तन लिया। और उसी परिवर्तन का नतीजा यह है कि समाज परिवर्तित होने शुरुआत हुआ। हम लोग ने जो है वो बाबा साहब की बात मानी नहीं। बाबा साहब ने कहा था ये जो सोशल रेवोल्यूशन का सिलसिला है, मैं यहां तक ले आया हूं, मैं यहां तक ले आया हूं। आप अगर इसको आगे ले जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात, स्वागत है। लेकिन आगे नहीं ले जा सकते हो तो कम से कम इतना करो कि इसे पीछे मत आने। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? अपने आप से यह सवाल पूछना जरूरी है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, उससे आपसे यह सवाल करना चाहिए। ये जो बाबा साहब का जो रथ था, क्योंकि आप जो सुकून की जिंदगी आप जी रहे हो, आपका कोई उसमें योगदान नहीं है, आपके माता पिता का योगदान है। आपका योगदान ना होने की वजह से आपको इस बात की भी हम लोग को चिंता नहीं। हर जनरेशन जो है वो आगे वाली जनरेशन के लिए लड़। आपसे पूछो कि आपको जो अधिकार मिले हैं उस अधिकार की हिफाजत की, अगर आपने उस अधिकार की हिफाजत की हो तो अगले जनरेशन तो वैसे की वैसे ही वो अधिकार मिलेगी। अगर उस अधिकार में कमी हुई है, उस अधिकार में अगर कमी हुई है तो अगले वाली जनरेशन को वो कम अधिकार मिलेंगे, पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारे सिस्टम को जिम्मेदार रहेंगे, धर्मवादियों को जिम्मेदार रहेंगे, हिंदू महासभा है उसको हम लोग ब्लेम करेंगे। लेकिन ये भूल गए, ये जो 5 उंगलियां हैं एक की तरफ इशारा है
बाकी 4 उंगलियां वो अपनी तरफ है, ये हम लोग भूल गए। ये 4 उंगलियां इशारा कर रही है कि उसको मत दोष दो, अपने आप को दोष दो कि आप खुद ही दोषी हो। आप स्वाभिमान का जिएंगे कैसे? आप तो सिर्फ 16-17% हो। क्या ये 16-17% में आप सम्मान की जिंदगी दोनों को साथ ले लिया? वंचित कौन कौन है? तो मैं एक सवाल पूछता हूं, यहां पर बैठे हैं, यहां पर जितने बैठे हैं, कितने लोगों के मुसलमान बीसी एनजीडीटी के मित्र हैं? चलो अच्छी बात है, मित्रता आपकी तो है कम से कम। और यही मकसद होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। मूवमेंट का मकसद स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए हमारा मकसद क्या है? मकसद यही है कि वंचित जो है, मुस्लिम यहां का वंचित है, बीसी यहां का वंचित है, डीटी यहां का वंचित है, आदिवासी यहां का वंचित है, ये हमारे मूवमेंट के मित्र है और उनके साथ हम लोग मित्रता बढ़ाएंगे और उनके साथ मिलकर हम लोग राजनीति करेंगे। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ये हासिल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? वापिस अपनी जिम्मेदारी टाल दी। और क्या है बताओ? अपना अधिकार बनाना चाहिए, टाल दी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या? मैंने बता भी दिया था कि क्या है, आपकी दिक्कतें क्या है। मित्रता बढ़ानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास निर्माण करना सबसे बड़ी बात है। और विश्वास जब होगा तब मैं इंसानियत का पुजारी हूं, तभी। और इंसानियत का पुजारी होना है तो मैं अपने आप को कहना चाहिए कि ना मैं माला हूं, ना मादिगा हूं, ना गॉड हूं, ना तमाम हूं, ना फलाना हूं। मैं एक इंसान हूं। जब तक मैं अपने आप को डिकास्ट नहीं करता हूं, नहीं तो ये मेरे रिश्तेदार का है इसलिए मेरे नजदीक का है, वो फलाना समाज का है इसलिए वो लंबा है, ये जो हमारी भावना है, इस भावना को हम लोग ने खत्म करना चाहिए। हम लोग जब तक इंसानियत की राजनीति नहीं करते तब तक हम लोग विश्वास नहीं पैदा करेंगे। और जिस दिन विश्वास पैदा किया उस दिन आरएसएस जैसे संगठन हवा में उड़ जाएंगे, आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा कि आप मनुवादी हो इसलिए दूसरे मनुवादी का फायदा हो रहा है। हम लोग मनुवादी नहीं है, इसका हम लोग को परिणाम देना होगा, सबूत देना होगा और उसकी तरह से बर्ताव भी करना है। अब जैसे मैंने कहा कि मुसलमानों के साथ में हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वैसे बीसीओं के साथ में हमारा झगड़ा है। अभी अभी हाल फिलहाल शुरुआत हो चुका है कि बीसी अत्याचार करता है। बात सही है, मैं नहीं कह रहा। 1990 में
विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जो है हम लोग ने केंद्र में कायम, और उसके बाद जो है वो राज्यों की राजनीति हम लोग बदलने गए। उस वक्त भी मुसलमानों की और बीसी की लड़ाई होती, और ये जब तक इकट्ठा बैठेंगे नहीं तब तक हम इस बात की जानकारी थी कि राज्यों में बदलाव ही नहीं आए। और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो यूपी और बिहार में होना है। वहां के मुसलमानों से हम लोग बैठे, मौलवी हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। मैंने कहा कम से कम एक बार मौका तो दो, हम जो कह रहे हैं उसको अमल करने के लिए एक मौका तो दो। कुछ मौलवी ने कहा ठीक है हम मौका देते हैं। और मुसलमान से हमने ये कहा कि आप पर अत्याचार होता है, गोलीबारी चलती है, 100, 200, 250 मुसलमान एक साथ मारे जाते हैं। मैंने कहा एक बात खाली हमारी सुनो, ये जो महासंघ ने खड़ा किया आप बिना सोचे इसको वोट देते, बिना सोचे इसको वोट देते। और बीसी वालों के पास हम गए भी आप इकट्ठा रहिए, मुसलमान आपको वोट दे, बोले सर दे ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं जानता हूं कि आपकी लड़ाई है इसलिए आप उन पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा अगर उन्होंने दिया तो, बोले जड़ ही खत्म हो गई। तो मैंने उनसे पूछा क्यों जड़ खत्म हुई? मैं कहा ये जो मुसलमान है ना सवर्णों को सत्ता पे बैठाता है और सवर्ण मुझ पर अत्याचार करता है, इसलिए मैं मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा हूं। तो मैंने कहा इसका बदलाव आया, तो पहले देखेंगे। परिवर्तन हो गया, मुलायम सिंह के माध्यम से, लालू के माध्यम से बीसी की सत्ता आई, परिवर्तन में बदलाव हुआ। और परिवर्तन के बदलाव के बाद देश भर में जो बीसी मुसलमानों की, हिंदू मुसलमान कहते थे लेकिन वो बीसी मुसलमानों की जो लड़ाई की राजनीति थी वो लड़ाई की राजनीति खत्म। पिछले 1.5 साल पहले मेरठ में करने की कोशिश हुई, लगी नहीं। एक वैचारिक परिवर्तन हो गया, बीसी को पता चला कि हमको जो है वो सवर्ण लड़ाता रहा लेकिन खुद कभी लड़ने को आया नहीं। उसी तरह अब जो है वो बीसी दलितों की लड़ाई शुरुआत की है सवर्णों ने, हथियार बना है। हम लोग ने भी एक कहना चाहिए, सवर्णों का हथियार निकालना है तो बीसी को सत्ता में बिठा दो। सत्ता में बैठने के बाद उसको पता चलेगा कि सवर्ण मुझे उसको गाली दे रहा है, साले मैं बैठना चाहिए तू बैठा। सिखाने की जो बात होती है वो 2 मिनट में बात सीख जाता। और इसलिए ये जो उतावलेपन की जो राजनीति है, जो दलित बीसी की लड़ाई चल रही है, दलित बीसी की लड़ाई चल रही है, मैं उसको नकारना नहीं, लेकिन उसमें बदलाव लाना। उसमें अगर बदलाव लाना है तो वंचितों की सत्ता जब तक नहीं आएगी तब तक ये बदलाव नहीं होगा, ये आप ध्यान के रहिए। क्योंकि ब्रिटिशों की राजनीति आज भी चली है कि इनमें फूट डालो और इनमें झगड़े लगाओ, फूट डालो और झगड़े लगाओ। हम लोगों की राजनीति क्या होनी चाहिए? हम लोगों की राजनीति क्या होनी चाहिए? मित्रता की राजनीति होनी चाहिए और सत्ता की राजनीति वहां पर होनी चाहिए। और मित्रता की राजनीति करनी है, सत्ता की राजनीति अगर करनी है तो सामाजिक जिंदगी हमको अदा करनी होगी। और इलेक्शन के वक्त
जो पारिवारिक, आप लोग कभी मटन नहीं खाते, चिकन कभी देखा नहीं, शराब की बोतल कभी देखी नहीं, महात्मा गांधी कभी देखा नहीं, फिर वो इलेक्शन का महात्मा गांधी हो, इलेक्शन का शराब हो, इलेक्शन का कबाब हो, वो कोई अलग होता है? उसमें कोई अलग टेस्ट होता है जो इलेक्शन के बाद मिलता नहीं, इलेक्शन में ही मिलता है? ऐसा कुछ है? मैंने इसलिए कहा कि व्यक्तिगत हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को भिखारीपन के माध्यम से देखा जाता है, और भिखारीपन के माध्यम से देखने के बाद जो चुन के आता है वो क्या कहता है, अरे मैंने तो तुझे खरीदा था, अब जा, तुझे कोई जरूरत नहीं, इलेक्शन के वक्त तुझे देखूंगा। हम लोग अपनी ही तौहीन करके लेते हैं, हम अपनी ही बेइज्जती खुद करके लेते हैं, जब इन चीजों की हमको जरूरत नहीं। हर दिन हम खाते हैं, हर दिन हम पीते हैं, और हर दिन महात्मा गांधी को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग को सामाजिक जिंदगी का एहसास होता तो शायद ये चीजें हमारे में आती नहीं। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना में 2023 का जनरल इलेक्शन है, उसके पहले एक बाई इलेक्शन है। उस बाई इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा, इससे ना फर्क टीआरएस को होगा, ना कांग्रेस को होगा, ना या बीजेपी को होगा। लेकिन आप अगर कॉन्टेस्ट करते हो तो फर्क होगा या नहीं होगा? क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? वोटिंग परसेंटेज दिखाएगा। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? तो बीजेपी को नुकसान होगा। फायदा क्या होगा? पार्टी का नाम जाएगा। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? अच्छा, आगे भी लड़ सकते हैं, ये फायदा होगा। और क्या फायदा होगा? इंडिकेशन होगा। और क्या फायदा होगा? क्या है वो? सबसे बड़ी बात, वंचित का अगर उम्मीदवार खड़ा होता है और जितने भी उसको वोट हो, जितने भी वोट मिले, तेलंगाना में पहली बार संदेश जाएगा कि अंबेडकरवादियों की राजनीतिक ताकत खड़ी हुई। अंबेडकरवादियों की एक राजनीतिक ताकत खड़ी हुई, और इस ताकत के साथ हम लोग ने जुड़ना चाहिए, समझौता करना चाहिए। जो आज मैंने आपसे कहा कि जो भिखारपन हमारे पास आया है, भिखारियों की तरह जो हम लोग को दिखता है, वो बंद होगा, और इज्जत की राजनीति जहां जैसे कही, उस इज्जत की राजनीति की हम लोग शुरुआत करेंगे, और एक नया समझौते की राजनीति वहां पे शुरुआत। और इसलिए मैं मानता हूं
कि जितने भी कार्यकर्ता हैं उस इलाके के, वो इस बात को समझे निजामाबाद का कार्यकर्ता वहां पर आके इतना नहीं काम कर सकता है कि जितना उस डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल के कार्यकर्ता वो काम कर सकते हैं। 125 गांव है करके मुझे बताया। अगर डेडिकेटेडली, मतलब पूरी लगन के साथ, बुजुर्ग नहीं, क्योंकि बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी अदा कर ली, 30-35 साल के अंदर का जो कार्यकर्ता है, अगर ये 15-20 भी कार्यकर्ता तय कर ले, ये 15-20 कार्यकर्ता अपने आप में तय कर ले कि ये 125 गांव जो है उसमें हम लोग घूमेंगे, हर गांव 5 कार्यकर्ताओं की यादी, 5 कार्यकर्ताओं का नाम जो है, जो मदद करने के लिए तैयार है, उसकी सूची बनाएंगे और ये 15 कार्यकर्ता अगर होते हैं और 125 गांव है तो हर कार्यकर्ता के पीछे सिर्फ 10 गांव आते। 10 गांव कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि एक तो लगन होना जरूरी है और दूसरा निश्चय होना जरूरी है। मैं अपने आप तय करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 2 महीने बाद करने के लिए तैयार हूं, 3 महीने बाद करने के, उसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने कहा निश्चय होना जरूरी है और संकल्प होना जरूरी है कि मैं इसमें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लगने से पहले और इलेक्शन के दरमियान मैं अपनी मेहनत देने के लिए तैयार हूं, तन मन से देने के लिए तैयार हूं। तो यहां एक परिवर्तन आ सकता है, एक पूरी तरह से परिवर्तन आ सकता है। ये नहीं कि आज गया 4 बजे की मीटिंग है, मैं रात शाम को 7 बजे आता हूं, इसमें कोई लगन नहीं दिखाई देता। मुझे आज जाना है, मैं ऐसा करता हूं, नहीं यार मेरी मां बीमार है, क्या करूं, मैं 2 दिन के बाद जाता हूं। उसकी मां तो कभी बीमार होती ही नहीं, लेकिन बहाना ढूंढते रहता है। कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि बोलते नहीं सर मेरी मां मर गई, तो मुझसे पूछता हूं यार 4 बार हो गई, कितनी मां तुझे थी? तो उसे गलत शब्दों में मैं पूछता हूं उसको, तो फोन रख देता है। मतलब ऐसे जो कार्यकर्ता है, इससे कोई पार्टी नहीं चलती, ना इससे कोई आप आरएसएस बीजेपी को रोक सकते हैं। ये तो उनको फंसाने वाली बात नहीं है, ये तो अपने आप को आप फंसा रहे हैं। मैं आपसे कहा कि आज जितने भी हैदराबाद में गणपति के मूर्तियां लगी है, जुलूस निकला है, कार्यक्रम पिछले 10 साल में हुआ है, उन संगठनों ने नहीं इकट्ठा किया। यहां जिनको धार्मिकता लानी है, और भगवान के नाम से राजनीति करनी है, उन्होंने अपने जेब में से 10-10 हजार रुपया निकाले, कम से कम 10-10 हजार रुपया निकाले, इकट्ठा किए, संस्था को दिया और कहा कि आप गणेश की मूर्ति लगाइए, आरती कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, जुलूस निकाल लीजिए, हम सब खर्चा आपको देने के लिए तैयार। ये जो लगन है, ये जो संकल्प उन्होंने बना है, उसी तरह से आप संकल्प जब तक बनाते नहीं हो तब तक क्या आपके पास विजय दौड़ के लिए आए। विजय हासिल करना है तो उसके लिए लड़ना है,
उसके लिए मेहनत करना है और उसके लिए त्याग भी करना है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, मैंने जिन बातों पर कहा उस बातों पर आप गौर करेंगे और अपनी जिंदगी में बदलाव ले आए। मूवमेंट में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, ये मूवमेंट के जो कार्यकर्ता है उनमें बदलाव लाने की जरूरत है। वो जब तक निर्णय नहीं करते कि मुझे मूवमेंट आगे चलानी है तब तक मूवमेंट चलेगी नहीं। वो जब तक अपने आप में तय नहीं करते कि मैं अपना वजूद बनाने के लिए तैयार हूं तब तक वजूद कोई बनेगा नहीं, कोई आपका कोई आइडेंटिटी बनेगी नहीं। और इसलिए आप इस पर गौर करेंगे, यही उम्मीद करते हुए मैं आप लोगों से रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని నొక్కడం మర్చిపోకండి.